क्या पढ़ रहे थे हम? इंडियन इकोनॉमी, आईडी का सेकंड चैप्टर 1950 टू 1990। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट प्रॉब्लम्स डिड वी फेस? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी to decide the type of economic system we want to choose, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाएं, सिस्टम वैसा चूज करें, सोशलिस्ट या मिक्स। हमने किया मिक्स। उस टाइम पे कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू। प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में। प्लानिंग कमीशन 1950 में। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? अगेन मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन फर्स्ट 1948. Meaning of economic planning very important. Plan, reasons for making plans, duration of each plan 5 years, goals, 4 basic goals: growth, modernization, self-reliance and equity. तो ये सब हम कर चुके हैं। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? ओके। अब इसमें ड्यूरिंग 1950 टू 1990 ऐसा नहीं है कि हम हर एक एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं। हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सुनने पे ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे। In the previous chapter we have learned that there was neither growth nor equity in the agricultural sector, stagnant। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक वर्ड यूज करेंगे तो बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय intermediaries like zamindars who merely collected लगान from the actual tillers। कह रहे उनका काम बस क्या था? लगान कलेक्ट करना। टिलर्स और फार्मर्स के भले के लिए वो कोई ज्यादा स्टेप्स नहीं उठा रहे थे। The low productivity of the agricultural sector forced India to import food from United States of America. The agricultural sector accounted for the largest share of workforce with approximately 70 to 75%. Majority of the population was involved in agriculture. So agricultural development was focused right from the first 5-year plan. फर्स्ट 5-year प्लान से फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर। एक सेकंड, एक चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी कि जब भी किसी सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हो तो पहले रिवाइज कर लो कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उसके क्या हालात थे, क्योंकि उन्हीं को इंप्रूव करने के लिए तो प्लानिंग कमीशन ने स्टेप्स लिए होंगे। यस और नो? यस। तो बेस्ट रहेगा कि वो चीज हमारे टिप्स पे हो कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, जस्ट बेसिक रिवीजन। तो नंबर 1, क्या हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम की वजह से काफी दिक्कत होती थी। एक्सप्लॉइट किया जाता था फार्मर्स को लगान वसूल कर करके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि प्रोडक्शन सफिशिएंट थी कि नहीं थी, फेवरेबल थी कि नहीं थी, क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ भी हो, और उनके बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं किया जाता था। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हो गई थी, बिकॉज ऑफ विच वी वर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ old outdated technology, lack of irrigation facilities, negligible use of fertilizers, scarcity of investment। पैसे, फार्मर्स तो एक्चुअल ओनर्स थे नहीं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो उस चीज पे इन्वेस्ट करें, प्लस क्योंकि वो एक्चुअल ओनर्स नहीं थे तो कोई मोटिवेशन भी नहीं थी, और जमींदार खर्च कर नहीं रहे थे, दे हैड नो अटैचमेंट विद द फार्मर्स। तो वो चीज टिप्स पे होगी तो हमें अंडरस्टैंड करना ज्यादा इजी रहेगा कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए। तो ध्यान से देखना, क्योंकि हम सेक्टर तो सेम ही स्टडी कर रहे हैं ना कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के क्या हालात थे नाउ 1950 टू 1990। तो हमने क्या स्टेप्स लिए, क्या फीचर्स थे उसके, लिंक्ड है क्वेश्चन, कंसेप्ट, फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? लो प्रोडक्टिविटी,
Indian agriculture was known for its low productivity, lack of knowledge was responsible for stagnation in the sector. तो अगर आप अपने आप ऐड कर दें कीवर्ड्स outdated technology, lack of technology, lack of irrigation facilities, limited use of fertilizers, तो low productivity से ही point आ जाएगा. Same चीज है. Disguised unemployment. हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में मासिव अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. तो उसमें ये भी पढ़ा था हमने कि पीपल शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर जहां ऑलरेडी इतने सारे लोग थे. यस और नो? तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जहां ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड सेक्टर था और आ गए तो हुई डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है दिख तो रहे हैं कि बिजी हैं बट प्रोडक्टिविटी आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा. तो किसी काम में 4 लोग चाहिए और 10 लोग काम कर रहे हैं तो 6 को बोला जाता है कि ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रखी है इनकी. डिसगाइज्ड व्हेन मोर पीपल लिखा हुआ, चलो, इट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन आर एक्चुअली नीडेड. There were very high incidents of disguised unemployment in the sector during 1950 to 1990. Number 3, high dependency on rainfall. Lack of irrigation facilities. अगर proper irrigation facilities हो तो नहीं भी होगी rainfall, तो आपके पास sufficient water होगा. But high dependency on rainfall. Due to poor agricultural techniques, farmers depended largely on rainfall. There was minimum growth of this sector in the year that receives least rainfall. बारिश कम होगी, आउटपुट कम होगा. तो पुअर एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, इसमें आप लिख सकते हो क्वालिटी ऐड करने के लिए लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज. नेक्स्ट, subsistence farming. It is the practice of growing crops only for one's own use without any surplus or trade. Subsistence farming कर रहे थे काफी लोग, उतना ही बना रहे थे जितनी उनकी immediate requirement है, कोई motivation नहीं ज्यादा बनाने की. There was also very high incidence of subsistence farming at the time of independence. उनके पास इतना पैसा ही नहीं था, इतनी बड़ी land ही नहीं थी कि वो surplus generate कर पाए. Outdated technology. There were many obsolete technologies and harvesting machines. Harvesting was generally done manually and was very tedious, time consuming. Conflicts between tenant and landlords. Farmers were often a part of critical contract that bound them to their landlords. Landlords used to extract huge amount of interest from the farmers and deprive them of their necessities. So what were the features or the problems of agriculture at the time of independence? Very similar to on the eve of independence. So ye during 1950 to 51 or 90 these similar characteristics थे. Low productivity, disguised unemployment, high dependency on rainfall due to outdated techniques, lack of irrigation facilities, subsistence farming, outdated technology, conflict between tenants and landlords. तो ये similar to what we were at the time of independence. तो next question आता है कि हाँ ठीक है भाई साहब, ये तो हमें पता है, ये तो हुई problems, इनका solution क्या है? तो what policies were undertaken for the growth of agriculture? तो जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम और उसको बोलते हैं जमींदारी सिस्टम. लैंड सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम. The measures undertaken to promote the growth in the agriculture sector can be broadly categorized as land reforms and green revolution. दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. नंबर 1, लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स primarily refer to change in the ownership of land holdings. Land reform measures have been introduced by various underdeveloped and developing countries.
for attaining a rational land distribution pattern and viable farming structure. लैंड रिफॉर्म से पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए थे जमींदार्स, उन्होंने जमींदार्स को बड़े चंक्स ऑफ लैंड देते थे, वो आगे फार्मर्स को छोटे 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 टुकड़े बांट देते थे, उनसे लगान वसूल करते थे, तो लैंड होल्डिंग्स वर स्कैटर्ड, दे वर स्मॉल। तो क्या हुआ जब इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमें लैंड सेटलमेंट सिस्टम को इंप्रूव करना है, लैंड शुड बी गिवन टू द एक्चुअल टिलर्स, फार्मर्स को लैंड देनी पड़ेगी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, rational land distribution pattern was framed, viable farming structure was set up. viable मतलब अब छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप करेंगे फार्मिंग तो प्रोडक्टिविटी लो होगी, ये अगर साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे तो एफिशिएंसी एनहांस हो जाएगी, इकोनॉमीज बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. There was a great need for land reforms in a country like India, where majority of its population still depends on agriculture. Land reforms were needed to achieve the objective of equity in agriculture, equity, balanced growth. तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या करा, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया. इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स to abolish the intermediaries to make tillers, the farmers, the actual owners of the land. What was the idea behind the step? The idea behind the step was that ownership of land would give incentives to the actual tillers to make improvements provided sufficient capital was made available to them. जैसे कि मैंने बताया पहले लैंड जमींदार के पास है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता था फार्मर्स में. अब आपकी अपनी जमीन नहीं है, आप रेंट पे हो, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी उस पर ज्यादा पैसे स्पेंड करने की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्पेंड करने की हिम्मत नहीं होगी, डर लगेगा कि मैंने इस पे ज्यादा पैसे लगा दिए और कल को इसने मेरे से लैंड छीन ली तो आपके तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे. यस और नो? यस सर. आप किसी रेंट के घर में रह रहे हो, वहां रेनोवेशन कराओगे अपने हिसाब से क्या? हेवी एक्सपेंडिचर करोगे? नो. कल को लैंडलॉर्ड ने बोल दिया टाटा बाय बाय, तो गए आपके तो सारे पैसे. तो या तो पैसे लोगों के पास होते नहीं थे, होते भी थे तो उनको डर था कि हम तो एक्चुअल ओनर्स हैं नहीं, तो कोई खर्चा नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हम इंटरमीडियरीज ही अबॉलिश कर देंगे, फार्मर्स को ही लैंड टू द टिलर्स, एक्चुअल फार्मर्स को ही लैंड दे देंगे, तो दे विल बी मोटिवेटेड टू स्पेंड मनी इफ सफिशिएंट कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू देम. Important point है काफी. Second, the abolition of intermediaries brought 2 lakh tenants into direct contact with the government. 2 lakh tenants, they came in direct contact with the government. The ownership rights granted to the tenants gave them incentive to increase output, and this contributed to the growth in agriculture. The ownership rights granted to tenants, it gave them incentive to increase the output, and this contributed to growth in agriculture. आपकी जमीन है, you will feel more attached to it, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज्यादा बनाओगे तो नेशन की भी ग्रोथ होगी, एग्रीकल्चरल सेक्टर की भी ग्रोथ होगी. However, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries. इंटेंट, एक होता है इंटेंट बिहाइंड टेकिंग अ पर्टिकुलर स्टेप. तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज इसलिए करी गई थी कि ओनर्स को लैंड मिले, एक्चुअल फार्मर्स को लैंड मिले, दे फील मोटिवेटेड, दे हैव इंसेंटिव टू इन्वेस्ट मोर मनी. बट द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुल्ली सर्व्ड बाय अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, बिकॉज in some areas the former zamindars, they continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. अब मैं हूं जमींदार, चौधरी दीपक, ठीक है ना, तो मैं जमींदार हूं. अब उन्होंने कहा कि लैंड टू द टिलर्स, ना कोई बात नहीं, अब मैं फार्मर बन जाता हूं.
तो अपनी फैमिली में 10 लोग बोले कि भैया तुम फार्मिंग करते हो, ये बोल रहे तुम फार्मिंग करते हो, उन लोगों में 10 लोगों में डिवाइड करा दी जमीन, तो क्या किसी बाहर वाले को मिली जमीन? उन्होंने बोला लैंड टू द टिलर, हमने कहा आज से हमें टिलर, हम करेंगे अपनी फार्मिंग खुद, अपने में ही बांट ली पूरी की पूरी लैंड। तो लूप होल्स का बहुत ज्यादा मिसयूज करा गया। इन सम केसेस tenants were evicted and zamindars claimed to be self cultivators, कह रहे इनको भगाओ यहाँ से, पता ही नहीं चलना चाहिए कि ऐसे लोग कभी एग्जिस्ट भी करते थे, हम कर रहे थे यहाँ पे तो फार्मिंग हमेशा से। Even after getting the ownership of land, the poorest of the agricultural laborers did not benefit from land reforms because of lack of कैपिटल रिसोर्सेज, पैसा ही नहीं था खर्च करने के लिए। कह रहे फेल हो गया लैंड सेटलमेंट सिस्टम, क्यों? जमींदार ही दे कंटिन्यू टू बी द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द लैंड, दे मेड यूज ऑफ सम लूप होल्स, दे पोर्ट्रेट देमसेल्व्स टू बी द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द लैंड, और जो फार्मिंग कर रहे थे उनको भगा देते थे वो। और कह रहे कुछ जो एक्चुअली फार्मर्स तक पहुंच भी पाई लैंड, वो उसका ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए जो पुअर फार्मर्स थे, क्योंकि पैसे खर्च करने के लिए उनके पास नहीं थे। तो क्या करेंगे सिर्फ लैंड का, अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए उनके पास कैपिटल रिसोर्सेज नहीं है। तो लैंड रिफॉर्म्स में नंबर 1 अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, नंबर 2 लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग एक साइज फिक्स कर देंगे, इससे ज्यादा एक इंसान के पास हो ही नहीं सकती। तो ये तो हमने इनबॉर्न टैलेंट है हमारे में। डिमोनेटाइजेशन हुई थी, यस सर। तो चलो मान्या, कितने पैसे डाल सकता था एक बंदा अपने बैंक में? रिमेंबर 2.5 लाख। कह रहे 2.5 लाख तक अगर डालोगे तो कोई इनकम टैक्स की स्क्रूटनी नहीं होगी, तो 2.5 लाख तक सेफ था कैश डिपॉजिट करना। तो सनवीर अगर आपके पास 50 लाख हैं कैश में और डिमोनेटाइजेशन हो गई तो क्या करोगे बेटा? सर तो इनकम दिखाएंगे फिर वो कहाँ से है। इतने अच्छे हो आप? नो सर। होना भी नहीं चाहिए। कोई और बता सकता है कि डिमोनेटाइजेशन हो गई है, आपके पास 50 लाख रुपए पड़े हैं, आप क्या करोगे? सर डिवाइड करके मतलब तब डाले, और या ऐसा कुछ? क्या मतलब सर धीरे धीरे करके डाले। और धीरे धीरे करके नहीं, वो टोटल होता था, ये नहीं कि एक बारी में 2.5 लाख से ज्यादा नहीं डालने। आपके अकाउंट में अगर 50-50 हजार करके भी वो टोटल कैलकुलेट करेंगे, जितना भी टाइम फ्रेम दिया हुआ है, उस पूरे साल में कैश डिपॉजिट कितना हुआ, टोटल डिपॉजिट भी अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो इनकम टैक्स रिटर्न में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा और स्क्रूटनी में आप आ सकते हो। तो थोड़े थोड़े करके डालो या एक साथ डालो, वो टोटल डिपॉजिट्स का रूल था। फेल। और कोई आइडिया? और अपने रिलेटिव्स को या फिर थोड़े क्लोज फ्रेंड्स से ले लेंगे, मतलब उनको दे के कि वो करवा ले। यानी उनको दे देंगे। हाँ मतलब वही सब। हाँ, तो गरीब दोस्त ढूंढेंगे, क्योंकि सबके पास अपने भी तो हो सकते हैं। हाँ सर, फिर उनको बाकियों के पास अपने पैसे भी तो है डालने के लिए, कि तुम बोलोगे यार मेरे डाल दे, हो गया भाई साहब मेरे पास भी है। तो आपको थोड़े से वो दोस्त ढूंढने पड़ेंगे कि जिनके पास ऐसी कोई टेंशन नहीं थी कि कैश है। 20 लोग ढूंढेंगे, सबको 2.5 लाख दे देंगे, और कहीं ना कहीं तक बैंक में पैसे चले ही जाएंगे। उसमें से कुछ कभी वापस आएंगे और कुछ बिल्कुल ही चले जाएंगे। पॉइंट, लैंड सीलिंग, एक इंसान के पास इस साइज के ऊपर जमीन नहीं हो सकती। कहते कोई टेंशन नहीं, मेरी फैमिली में 10 लोग हैं, तो उन 10 में छोटे 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 छोटे, अगर फॉर एग्जांपल 1 एकड़ था, उसके 10 हिस्से बांध दो, 1/10 ऑफ एकड़ तो मुझे मिल ही जाएगा। बट वो जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ लोग, वो तो डमी है, फिक्टिशियस है, एक्चुअल तो मैं ही हूँ। तो अगर मैंने 20 क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में बांट दिए, पैसे तो मेरे ही हैं। तो सेम चीज जो आपने करी डिमोनेटाइजेशन के टाइम, जमींदार ने करी थी लैंड सीलिंग के टाइम। तो उन्होंने क्या गलत किया? क्या कुछ गलत किया उन्होंने?
सर ये गलत नहीं है, क्या? मतलब खुद ही के पैसे खुद ही नहीं। नहीं, गवर्नमेंट का स्टेप गलत या हमारा गलत लोगों में बांटना? सर गवर्नमेंट का। हाँ, कि भाई साहब मतलब हमारे पैसे और हमारे पैसों पे लिमिट डालोगे बैंक पे डालने में, ये बोल रहे हो? यस सर। यूजुअली जो कैश होता है ना, उसको बोलते हैं अनअकाउंटेड मनी। कैश आपके पास इतना आया कहां से? या तो आप प्रूव कर देना कि कहां से आया, आप डालो। वो ये डालने से मना नहीं कर रहे, वो कह रहे डालो। आप तो डालो, हम तो चाहते हैं कि आप सारा बैंक में डालो, फिर बस ये बता देना कि ये कमाया था, कहां से आया था। अगर कमाया था तो उस पर इनकम टैक्स पे कर दो, ओके सर। ठीक है ना। वो डिपॉजिट करने से उन्होंने मना नहीं करा, उन्होंने कहा डाल दो, लेकिन उसके ऊपर अगर 2.5 लाख के ऊपर, 2.5 लाख तक हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। 2,50,000 के ऊपर अगर डिपॉजिट करोगे तो हम एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि आपके पास इतना कैश कहां से आया। ओके सर। तो लैंड सीलिंग में था कि एक साइज के ऊपर आपको लैंड नहीं मिलेगी, तो फिर उन्होंने आपस में ही बंटवारा करा। लैंड सीलिंग, इट रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड। एक इंसान इस साइज के ऊपर लैंड होल्ड नहीं कर सकता। बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, अगर आपके पास उससे ज्यादा है, कि फॉर एग्जांपल आपका 500 गज के ऊपर घर नहीं हो सकता, उससे ज्यादा अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट उसको ले लेगी और जिनके पास नहीं है उनमें बांट देगी। बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, all lands belonging to a particular person would be taken over by the government and it will be allotted to landless cultivators. स्टेप तो बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा स्टेप था, बट उसको इम्प्लीमेंट करने में इतना टाइम लगा दिया कि लोगों को टाइम मिल गया कि जो उनके नाम पे ज्यादा जमीनें थी उन्होंने पहले ही दूसरों के नाम ट्रांसफर कर दी। अब उनके नाम ही नहीं है, कर लो जो कर सकते हो। The purpose of land sealing was to reduce the concentration of land ownership in few hands. Correct? बट जाएगी सब में बराबर बराबर। Land sealing helped to promote equity in the agricultural sector. However, land sealing legislation, it was challenged by big landlords. पहले तो उन्होंने बहुत रिवोल्ट करा कि ये क्या बात हुई, हमारी जमीन हमसे छीन ली जाएगी, ये कहाँ का न्याय है, दिस इज नॉट डन, अनफेयर। they delayed its implementation, जानबूझ के लड़ाई झगड़े से उन्होंने उसको प्रोसेस को थोड़ा सा पोस्टपोन करवाया। this delay time was used by them to get lands registered in names of close relatives, thereby escaping from legislation. तो लैंड रिफॉर्म्स में दो चीजें, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, और लैंड सीलिंग, दोनों ही फेल हुए थे। कंक्लूजन लैंड रिफॉर्म्स का, लैंड रिफॉर्म्स दे वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल because the governments of these states were committed to the policy of land reforms. उन्होंने तो अच्छे से implement करा। Unfortunately, other states did not have the same level of commitment and vast inequality of land holdings, vast inequality in land holdings, it continued. तो क्वेश्चन बन सकता है, which were the states where land reforms were successfully implemented? केरला एंड वेस्ट बंगाल, बाकी सारी स्टेट्स में फेल। तो व्हाट स्टेप्स वर टेकन फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर? लैंड रिफॉर्म्स, दो पार्ट्स में आंसर आएगा, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग। सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स नहीं थे ये, बट यस अटेम्प्ट्स थे। दूसरा था फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है।